क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज का जो अभी तक लास्ट लेक्चर्स में भी है तो कवर द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, कितने प्रकार की फसलें होती हैं, क्या क्या क्रांतियाँ क्या क्या होती हैं, एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, इन चीज़ों को हम पता करते हैं। ये सारी चीज़ें हम उसके माध्यम से अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर की, जिसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था। अब बात ये होती है कि औद्योगिक अर्थव्यवस्था या इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की चर्चा करना क्यों आवश्यक है। पहले क्या था, जब भारत आजाद हुआ था तो जो ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स ले जाते थे और अपने यहाँ से उस रॉ मटेरियल्स को बनाते थे और हमारे यहाँ ही से मतलब रॉ मटेरियल्स का हम एक्सपोर्ट करते थे और कैपिटल गुड्स मशीन से उनका हम इम्पोर्ट करते थे। अब जब तक कंट्री का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में दोनों चीज़ें डिपेंड हैं, पहला एग्रीकल्चर और दूसरा सर्विस सेक्टर। अब जब उद्योग बढ़ेगा तो उद्योग से लोगों के पास रोजगार बढ़ेगा, जब रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी, आय बढ़ेगी तो लोग वस्तुओं की मांग करेंगे, मांग बढ़ेगी तो फिर उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो प्रतिव्यक्ति आय बढ़ेगी और देश का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ऊपर की ओर बढ़ने लगेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपने यहाँ किस तरीके के उद्योग धंधों को स्थापित किया जाए। तो सबसे पहले तो हमें उस तरीके के उद्योग धंधे स्थापित अपने देश में करने चाहिए जो हमारे बेसिक नीड्स हैं, जिनको हम दूसरे देशों से इम्पोर्ट नहीं कर सकते। यदि हम उनको दूसरों देशों से इम्पोर्ट करते हैं तो फिर वो हमारे यहाँ उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी। फॉर एग्जाम्पल स्टील है, कोयला है, सीमेंट है, लोहा है, ये सारे जो उद्योग धंधे हैं अगर हम इनको दूसरे देशों से आयात करें तो हमारे यहाँ लागतें बढ़ जाएंगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी और अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है, सारी चीज़ें नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो हमें अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज है उनका सेटअप करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें उन वस्तुओं का अपने देश में निर्माण करना चाहिए जिनको हम किसी दूसरे देश के सापेक्ष में बहुत ही कम कीमत पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक होता है नेचुरल रिसोर्सेज, एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज से मतलब ऐसे प्रकार के प्राकृतिक संसाधन जिन्हें प्रकृति ने हमको निःशुल्क व उपहार के रूप में दिया हुआ है। तो इसको करते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 नेचुरल रिसोर्सेज और नंबर 2 ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक, नेचुरल रिसोर्सेज में वो उस प्रकार के इसको जो हमें नेचर ने एज ए गिफ्ट वो एक रूप में दिए हैं, जैसे वन जल, वन जंगल, अनेक पदार्थ, जितनी चीजें हैं वो हमारी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज। और ह्यूमन रिसोर्सेज जिसका निर्माण मानव तो दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति से हमें निःशुल्क उपहार के रूप में मिले हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज जिनका उत्पादन, जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है। अब एक जनरल सी बात है, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, क्या व्यक्ति किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है? क्या व्यक्ति किसी भी वस्तु का उत्पादन करता है? तो आपका जवाब होना चाहिए नो, नहीं। व्यक्ति किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करता। व्यक्ति केवल अपनी उपयोगिता के आधार पर वस्तुओं का सृजन करता है, निर्माण करता है। प्रकृति ने हमें पेड़ दिए, हमने उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप
दरवाजे बना के, खिड़की बनवा के, मेज बनवा के, डेस्क बना के, तो क्या हमने मेज का उत्पादन किया? नहीं। क्या हमने गेहूं का उत्पादन किया? नहीं। गेहूं का उत्पादन किसने किया? जमीन ने किया, भूमि ने किया। तो व्यक्ति किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करता और व्यक्ति केवल अपनी आवश्यकता के अनुरूप वस्तुओं का सृजन करता है। ये आप याद रखिएगा, कभी प्रश्न पूछा जाए व्यक्ति कब किसी वस्तु का उत्पादन करता है? जवाब है नहीं। अब बात चल रही है यहाँ पर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की, औद्योगिक अर्थव्यवस्था। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्या होती है? औद्योगिक अर्थव्यवस्था। अब औद्योगिकरण इसे कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। देश में विभिन्न प्रकार की जब हम उद्योगों की स्थापना करें तो उसे कहते हैं औद्योगिकरण तथा औद्योगिक विकास को, ठीक है, औद्योगिकरण एवं औद्योगिक विकास को, ठीक है, आर्थिक विकास का सूचक माना जाता है। इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, जब देश में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना होगी तो क्या होगा? जो हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है, इसका एक छोटा सा आपको समझ लीजिए। एक कॉन्सेप्ट था, एक मशहूर अर्थशास्त्री थे, इनका नाम था आर्थर लुइस। आर्थर लुइस ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, इसका नाम था अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर क्या बता रहा है? एक मान लीजिए इसको हमने मान लिया एसएस हो गया, सबसिस्टेंस सेक्टर वेजेस, मतलब इसको हम कह सकते हैं जीवन निर्वाह मजदूरी। ये कहाँ पाई जाती है? जीवन निर्वाह मजदूरी दी जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर। अब यहाँ पर क्या है? इसको हम ले लेते हैं सीसी। तो सीसी हो गया या ये हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर की मजदूरी, औद्योगिक क्षेत्र की बिजनेस, यहाँ पर बिजनेस आ गया इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब होना क्या है? अब होना अगर अब यहाँ पर क्या है? ये एग्रीकल्चर सेक्टर की मजदूरी है और ये वाली सीसी की मजदूरी है, वो औद्योगिक क्षेत्र की मजदूरी है। और इसको हम यहाँ पर लेते हैं नंबर ऑफ लेबर्स, नंबर ऑफ लेबर्स O N 1 2, ठीक है। अब होता क्या है? जो कृषि है एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। अब क्या कह रहे हैं? यहाँ पर मजदूर को केवल कितनी मजदूरी मिल रही है? वो इस पॉइंट पर जहाँ पर मजदूर केवल अपनी जीवन निर्वाह की चीजों का ही उपभोग कर पा रहा है। अब हमें क्या करना है कि जो अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर है, तो विकासशील देशों में श्रमिकों की अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर पाई जाती है। अगर हमें उनके जीवन निर्वाह को ऊपर ले जाना है तो हमें उनको कहाँ पर ले जाना पड़ेगा? औद्योगिक क्षेत्र में, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र की जो वेजेस है वो कितनी वेजेस है, ठीक है। और मान लीजिए इसका नाम रख दे, इसका P, इसका Q, इसका R, इसका S, इसका रख दे A, B, C, D। अब जो औद्योगिक क्षेत्र की मजदूरी होगी तो C और M1 लेबर काम करें। अब ये जो बेनिफिट्स है,
ये जो लाभ है इसको कौन रखता है? एंटरप्रेन्योर। वही साहब ये कहते हैं कि उद्यमी अपने इस प्रॉफिट को सेव ना करे, इसको वापस इकोनॉमी में रीइन्वेस्ट कर दे। रीइन्वेस्ट करने से रीइन्वेस्ट किया तो रीइन्वेस्ट में कितने मजदूरों की डिमांड बढ़ गई? एन से लेकर एन1 तक। कहाँ के थे? एग्रीकल्चर के सेक्टर के लेबर से, जिनको कहाँ से स्विच कर दिया गया है? पूंजीवादी क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में। तब जब इतना लेबर को बढ़ाया गया तब अगली बार जो बेनिफिट हुआ वो कितना हो गया? फिर ये कहते हैं कि आर्थिक साहब अब जो होगा इसको फिर से रीइन्वेस्ट इकोनॉमी में करना। अब एन से एन2 हुआ, फिर से रीइन्वेस्ट करना, दोबारा फिर से हमने अर्थव्यवस्था में कर दिया। अब कितना हो गया? और ये प्रोसेस तब तक होना चाहिए डेवलपिंग इकोनॉमी में जब तक कोई भी लेबर इसके पास काम ना हो, उसे भी काम मिल जाए। तो हुआ क्या? आर्थिक के कॉन्सेप्ट के अनुसार से विकासशील देशों में जो लेबर्स की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है, जिनको मजदूरी जीवन निर्वाह से मिलती है, उनकी मजदूरी को वहां से उठाकर इंडस्ट्रियल सेक्टर में ले जाया जाए और एंटरप्रेन्योर से रीइन्वेस्टमेंट करता रहे और रीइन्वेस्टमेंट की क्रिया तब तक चलती रहे जब तक कोई भी जो मजदूर है वो रोजगार ना। तो इसीलिए जो औद्योगिक क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसका अपना एक महत्व अधिक बढ़ जाता है। अब औद्योगिक विकास किसी देश के आर्थिक विकास को कितने कैसे कैसे प्रभावित करता है? औद्योगिक विकास किसी देश के आर्थिक विकास अर्थात इकोनॉमिक डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास देश के आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करता है, कैसे उसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। ठीक, तो अब पहली चीज क्या है? क्या होना चाहिए जब किसी भी कंट्री का औद्योगिक विकास होगा तो क्या होना चाहिए? जो एग्रीकल्चर गुड्स होते हैं उसकी वस्तुएं एकदम से नहीं बढ़ती हैं, लेकिन औद्योगिक उत्पादन में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। पहला, औद्योगिक उत्पादन में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। वस्तुओं के मूल्य हैं, जो प्राइसेस हैं, उसमें वृद्धि हो जाती है। औद्योगिक उत्पादन जब होता है तो वस्तुओं के मूल्य है उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है। अब दूसरा जो श्रमाधिक्य की समस्या है, जो श्रमाधिक्य की समस्या है, उसकी खपत औद्योगिक क्षेत्र में होता है। तो औद्योगिक उत्पादन में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होती है। विकासशील देशों में जो सरप्लस लेबर है उसकी जो प्रॉब्लम है वो औद्योगिक इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो जाती है। तीसरा, देश के उत्पादन में वृद्धि होती है। देश के उत्पादन में वृद्धि होती है। देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उत्पादन मशीनों से किया जाएगा, फैक्ट्रियों का निर्माण होगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा तो रोजगार के सहायक, रोजगार में पांचवा पॉइंट,
जब कोई भी देश किसी वस्तु का, कोई भी देश किन वस्तुओं का आयात करना चाहेगा या निर्यात करना चाहेगा, तो आपको पता है कोई देश उन वस्तुओं का आयात करना चाहेगा जिसकी कंपैरेटिव कॉस्ट, लाभप्रद लागत उसके देश में कम आ रही है, ठीक है, या उसके देश में ज्यादा आ रही है और दूसरे देश में कम आ रही है। और उसके लिए आप एग्जांपल समझ लीजिए, ये थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत हैं कि उसमें 4-5 थ्योरीज बहुत हैं, जैसे उसमें एडम स्मिथ की है, डेविड रिकार्डो की है, हर्बर्ट की है, जेरोलिन की और जेसन की। ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कौन कौन से सिद्धांत बनाए जाने चाहिए। आगे वाली क्लास में फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे या कंपोजिशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे, तब उसमें चीजें डिस्कस करेंगे। अभी क्या है कि हमें ये बताना है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरीके से सहायक होता है। तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, फॉरेन करेंसी आएगी तो ऑब्वियस सी बात हमारा देश ताकतवर होगा। तो देश का जो औद्योगिक विकास है किसी भी देश का, वो देश के आर्थिक विकास को इन 5 रूपों में प्रभावित करता है। अगला पॉइंट लिख लीजिए, औद्योगिकरण से अर्थ राष्ट्रीय उत्पादन तथा निवेश के ढांचे में औद्योगिकरण से अर्थ औद्योगिकरण से राष्ट्रीय उत्पादन तथा निवेश के ढांचे में उद्योगों की विविधता से है। और मतलब हमारे देश में जो इंडस्ट्री लगाई जाए कैसी हो, अनेक प्रकार की, भिन्न प्रकार की इंडस्ट्री हो, ऐसा नहीं हो कि एक ही प्रकार की इंडस्ट्री हो, उसे औद्योगिकरण कहते हैं, जिससे सकल घरेलू उत्पाद तथा श्रम शक्ति के प्रयोग में जिससे सकल घरेलू उत्पाद और श्रम शक्ति के प्रयोग में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ जाए। तो आपसे पूछा जाए इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण से क्या आता है, तो आपको बताना है सर औद्योगिकरण से राष्ट्रीय उत्पादन, नेशनल आउटपुट तथा इन्वेस्टमेंट के ढांचे में, जो नेशनल अर्थव्यवस्था में जो निवेश हो रहा है, ठीक है, निवेश के ढांचे में उद्योगों की बहुलता से है, मतलब विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री उद्योगों की बहुलता से है, इससे सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी तथा लेबर फोर्स के प्रयोग से औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ जाए। जीडीपी में और जीडीपी में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसका हिस्सा बढ़ जाए, इसे हम कहते हैं औद्योगिकरण। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, यह एक कैसी प्रक्रिया है, यह कैसी है, क्रमिक प्रक्रिया है, जिसमें धीरे धीरे कृषि का हिस्सा कम होता रहता है।
आप लोगों ने पढ़ाई की, पहले कितना था, धीरे धीरे कम होता जाता है। अब सबसे पहली चीज क्या है, भारत में अब कोई काम हमें करना है, हमें नीति क्या होती है, पॉलिसी क्या होती है। जब हमें कोई काम करना है, उस काम को करने के लिए हम जो रास्ता बनाते हैं, जो चीजें हम तय करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा एक लक्ष्य है, हमें किसी लक्ष्य को पाना है, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी हम तरीका, जो भी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसे हम नीति कहते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सरकार की नीति के लिए, तो सबसे अब डालिए भारतीय औद्योगिक नीति, इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, भारतीय औद्योगिक नीति, इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी। क्योंकि बिना इसकी चर्चा किए हुए आगे बढ़ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब तक हमको इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आएगी, 48 में क्या होगा, 56 में क्या होगा, नई आर्थिक क्या है, ठीक है। एग्रीकल्चर पॉलिसी तथा इंडस्ट्रियल पॉलिसी देश की समष्टि आर्थिक नीति के क्रियात्मक पहलू हैं। देश की समष्टि आर्थिक नीति के पहलू हैं। कौन? औद्योगिक नीति और दूसरा कृषि। ये दोनों क्या है, किसी भी देश की समष्टि आर्थिक नीति के दो पहलू हैं। समष्टि मतलब मैक्रो, आपको पता है मैक्रो मतलब पूरा लार्ज रूप से बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, स्वतंत्रता के बाद से अब तक समय समय पर सरकार ने अनेक बार औद्योगिक नीति की घोषणा की और उसमें परिवर्तन किया है, ठीक। अब देश की स्वतंत्रता के बाद अलग अलग प्रकार की नीतियां बनाई गई और उसमें परिवर्तन किया। नंबर 5, पहली औद्योगिक नीति कब बनी? फर्स्ट औद्योगिक नीति कब बनी? पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नई औद्योगिक नीति का प्रस्ताव संसद में रखा था। कब रखा था? 6 अप्रैल 1948 को। इस नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था आर्थिक विचारधारा स्वीकार की। अब यहाँ पर क्या था, अपने यहाँ आपको पता ही है, अपने यहाँ कौन सी अर्थव्यवस्था चलती है वो आपको पता ही है। अपने यहाँ अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, नंबर 3 मिक्स्ड। तो अपने यहाँ कैसी है? अपने यहाँ जो इकोनॉमी है वो कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड मतलब हमारे देश में पूंजीपतियों का भी योगदान है और हमारे देश में समाज के लोगों का भी योगदान है। तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो कैसी है? मिश्रित इकोनॉमी। जब 1948 में जो पहली औद्योगिक नीति रखी गई, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अब उसमें क्या हुआ? उसमें जो उद्योग धंधे हैं भारत में, उनको 4 भाग में बांटा। जो भारत के उद्योग धंधे हैं पहली नीति में, उनको कितने पार्ट में बांटा गया? फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में वी हैव क्लासिफाइड इंडस्ट्री इन द 4 पार्ट्स। नंबर पहला, प्रथम श्रेणी में 3 महत्वपूर्ण उद्योग रखे गए। नंबर 1 अस्त्र शस्त्र का निर्माण, अस्त्र शस्त्र। दूसरा परमाणु ऊर्जा,
तीसरा, तेल यातायात का स्वामित्व एवं नियंत्रण। तेल यातायात का स्वामित्व तो ये कौन सी कैटेगरी हो गई? ये कैटेगरी में कितने उद्योग रखे गए? 3 उद्योग रखे गए। मतलब एक काम वो था कि सरकार ने कहा कि इंडस्ट्री का काम भी हम करेंगे, तो ये सरकार की अपनी खुद की इंडस्ट्री हो गई, सरकार ने कहा इनको हम खुद करेंगे। दूसरी श्रेणी में 6 आधारभूत उद्योग रखे गए। पहले में दूसरे में 6 रखे गए। पहले में आपके हो गए 3 महत्वपूर्ण उद्योग, दूसरे में 6, कोयला, लोहा एवं इस्पात, हवाई जहाज निर्माण। कोयला, लोहा एंड इस्पात। तीसरा हवाई जहाज का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हवाई जहाज का निर्माण। टेलीफोन, खनिज तेल और जलयान। जलयान, टेलीफोन या टेलीकॉम सेक्टर, तो टेलीफोन, टेलीकॉम सेक्टर, जलयान और खनिज तेल। अब आपको पता है आज से पहले जब 95-96 का दौर था तो उस समय मोबाइल नहीं था, कोई कंपनी नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। उस समय केवल एक ही कंपनी थी जो हम लोग फोन करते थे, उसमें हम लोग डॉट फोन से फोन किया करते थे। और जब कभी फोन डेड हो जाता था तो हम निश्चिंत हो जाते थे कि 2-3 दिन बाद आएगा, कहीं ना कहीं कोई उसमें दिक्कत हो गई होगी। जब हम फोन करेंगे तो बीएसएनएल का कर्मचारी आएगा, वो उसको सही करेगा। पहले ना तो रिलायंस थी, ना एयरटेल थी, ना आइडिया थी, तो पहले क्या था, सरकार का ही स्वामित्व था। तो सरकार ने तो अपनी पहली औद्योगिक नीति बनाई स्वतंत्रता के बाद में, तो उसमें उन्होंने 4 जो उद्योगों का जो उद्योग धंधे हैं उनको 4 भाग में बांटा। ए में उन्होंने अपने पास 3 रिजर्व रखे, 6 में कोयला, लोहा, इस्पात। इसका मतलब क्या हुआ? बी में इसमें इन्होंने मतलब गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों के लिए कमीशन दी। मतलब पहले क्या था, ये सेक्टर तो गवर्नमेंट सेक्टर ही करेगा, अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट भी करेगी और प्राइवेट वाले भी करेंगे। हमारे यहाँ टाटा स्टील भी है, हिंडाल्को भी है, और इसके बाद गवर्नमेंट भी स्टील का निर्माण कराती है, इसके लिए सेल है। तो इसमें गवर्नमेंट ने कहा हम भी बनाएंगे और प्राइवेट सेक्टर भी बनाएगा, तो उसको उन्होंने 6 उद्योग रखे। तीसरी कैटेगरी में उन्होंने 18 उद्योगों को रखा, जिसमें भारी रासायनिक, चीनी, भारी रासायनिक, चीनी, सूखी वस्त्र, सीमेंट, कागज, नमक, मशीन, आदि शामिल किए गए। और इसमें ये कहा गया कि ये जितने भी धंधे हैं इसमें कितने रखे गए? 18 रखे गए। लेकिन ये इसके अंदर में क्या काम करेंगे? ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होगी। इसके अंडरटेकिंग होंगे, ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग काम करेंगे। सारी संस्थाएं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग काम करेंगे। ए में सरकार खुद चलाएगी, बी में सरकार और प्राइवेट दोनों चलाएंगे, सी में सरकार के अंडर भी 18 इंडस्ट्रियां चलेंगी, और बी कैटेगरी में निजी तथा सहकारी क्षेत्रों को पूर्ण स्वतंत्रता देगी। इसमें निजी तथा सहकारी क्षेत्रों को
उस बदला देंगे आप लोगों को जो करना है वो आप लोग करिए, उत्पादन करिए। तो जो पहली औद्योगिक नीति थी, पहली औद्योगिक नीति में ये 4 उद्योग करने को रखा गया और निजी क्षेत्र को नियंत्रित करने तथा वांछित विस्तार करने के लिए डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट पारित किया। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट पारित किया गया 1951 में। निजी कंपनियों पर, निजी कंपनी को कंट्रोल एंड रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया, डेवलपमेंट एंड रेगुलेटिंग एक्ट 1951। ठीक है, तो जो पहली औद्योगिक नीति थी इसमें ये निर्णय लिया गया, विशाखा प्रसाद मुखर्जी उस समय के वाणिज्य मंत्री थे, उन्होंने 6 अप्रैल 1948 को भारतीय संसद में पहली औद्योगिक नीति का प्रस्ताव रखा और उन्होंने उद्योग धंधों को 4 कैटेगरी में बांटा। पहले में गवर्नमेंट का पूरा होगा, दूसरे में गवर्नमेंट का होगा, तीसरे में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होगा और चौथे में निजी तथा सरकारी सारे क्षेत्रों के लिए खोल दिया गया और इसके लिए डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बनाया गया। दूसरा, औद्योगिक नीति 1956। औद्योगिक ये हमारी दूसरी औद्योगिक नीति है और 1956 में बनाई गई। इसमें 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। नंबर पहले, भारत में नया संविधान स्वीकार कर लिया गया और दूसरा, समाजवादी समाज की स्थापना हुई। औद्योगिक नीति में पहला क्या था, भारत का संविधान है और दूसरा समाज की स्थापना। 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उससे बनने से पहले ये 2 चीजें आ गई। इस नीति को 30 अप्रैल 1956 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वितीय औद्योगिक नीति को भारतीय संसद में प्रस्ताव रखा और जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें उद्योगों को 4 भागों में न बांटकर 3 भागों में बांटा गया। इसमें जो इंडस्ट्री थी उसको कितने भागों में बांटा गया, फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल, नंबर 3 थर्ड शेड्यूल। ये 3 भागों में बांटा गया। किसको, उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा। तो आपको बताओ क्या जो पहली औद्योगिक नीति है वो 48 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसे भारतीय संसद में रखा। दूसरी 19 अप्रैल में 30 अप्रैल 1956 को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस नीति को रखा और इसमें पहली नीति में उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा गया और दूसरी में उसको हमने 3 वर्गों में बांटा, फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल। अब नंबर पहला लिखिए, फर्स्ट शेड्यूल में 17 ऐसे उद्योगों को रखा गया जिनमें भावी विकास की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
इसमें कितनी इंडस्ट्री चॉइस की गई? 17 इंडस्ट्री चॉइस की गई। इसका डेवलपमेंट का जो पूरा का पूरा कार्य है वो कौन करेगी? उसका पूरा का पूरा कार्य गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। दूसरे में 12 ऐसे उद्योग रखे गए जो धीरे धीरे सरकार के स्वामित्व में आ जाएंगे। इसमें 12 ऐसी इंडस्ट्रीज रखी गई जो धीरे धीरे गवर्नमेंट उसको क्या कर लेगी? अपने अंडरटेकिंग कर लेगी। ठीक है। लेकिन इन उद्योगों में नए उद्योग खोलने की पहल सरकार करेगी और निजी उद्योगों को भी ये अवसर दिया जाएगा कि वे अपने बल पर या सरकार की भागीदारी के साथ उद्योग खोले। ऐसे आने वाले उद्योगों में रासायनिक खाद, टूल्स, दवाएं, सड़क यातायात, समुद्री यातायात, रबर आदि थे। तृतीय सूची में उन सभी उद्योगों को रखा गया जो पहली वाली सूची में नहीं थे। इन उद्योगों के भावी विकास की जिम्मेदारी निजी उद्योगों को उठानी पड़ेगी। जो इसमें रहेंगे उसको किसमें डाल दिया गया? थर्ड शेड्यूल। जो शेड्यूल फर्स्ट में नहीं है, जो शेड्यूल फर्स्ट में नहीं है उनको डाल दिया गया शेड्यूल 3 में और इसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी? निजी व्यक्तियों। तो निजी व्यक्तियों को होगी तो कौन सी वस्तुएं होंगी? कंज्यूमर गुड्स या हिंदी में उपभोक्ता वस्तु। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में जो द्वितीय औद्योगिक नीति थी उसमें सबसे बड़ा बदलाव 4 से हम 3 पे आ गए। उद्योगों का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 में आ गया। फर्स्ट शेड्यूल में 17 इंडस्ट्री आएंगी जिनकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी। सेकेंड शेड्यूल में गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों के द्वारा होगा और प्राइवेट को भी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। थर्ड में जो फर्स्ट में नहीं है वो शेड्यूल थर्ड में चली गई, प्राइवेट सेक्टर की होगी और ये लोग कौन से गुड्स बनाएंगे? ये लोग कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे। अगला पॉइंट लिखिए। 1956 की औद्योगिक नीति में लघु कुटीर उद्योग को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रेरित किया गया और द्वितीय औद्योगिक नीति आप जानते हैं कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। आगे बताएंगे इस महानगरी से मानव देश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसका लक्ष्य भारत में औद्योगिक विकास करना था और यही आपकी द्वितीय औद्योगिक नीति बनी। तो उस समय दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, शुरू हो गई 1 अप्रैल से 56 से स्टार्ट। तो इसमें द्वितीय औद्योगिक नीति में सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। ठीक है। तो द्वितीय औद्योगिक नीति में लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास पर बहुत बल दिया गया। तीसरा आइए औद्योगिक नीति 1977। तीसरी जो औद्योगिक नीति है वो 1977 में आई। दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने दिसंबर 1977 में जनता सरकार की इसमें उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडीज।
द्वितीय औद्योगिक नीति की घोषणा दिसंबर 1977 में तत्कालीन उद्योग मंत्री उद्योग मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस द्वारा घोषित औद्योगिक नीति है और इस नीति की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। इसमें पहला, सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका 1956 की नीति की तरह रहेगी। लघु तथा कुटीर उद्योगों में के प्रवर्तन पर विशेष बल दिया गया। कुटीर तथा घरेलू उद्योग अधिक मात्रा में स्वरोजगार देते हैं। ठीक, अति लघु क्षेत्र की नई धारणा, लघु उद्योग, जिला उद्योग केंद्र और संयुक्त क्षेत्र, ये चार चीजें इसकी नहीं है। अति लघु क्षेत्र, इस नीति के जो 4 पॉइंट है, पहला है अति लघु क्षेत्र, नंबर दूसरा, नंबर चौथा। ठीक, अब नंबर दूसरे में है लघु उद्योग, अति लघु, दूसरा आएगा लघु उद्योग, तीसरा आएगा जिला उद्योग केंद्र और चौथा आएगा संयुक्त क्षेत्र, ज्वाइंट सेक्टर। चौथा आएगा क्या? ज्वाइंट सेक्टर या संयुक्त क्षेत्र। अब अति लघु क्षेत्र जिसे हम कहते हैं टिनी सेक्टर, ऐसे देश जिनकी जो इनकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, कितनी हो, 50,000 से कम हो, तो वहां पर 1 लाख रुपीस तक का निवेश हो। किसमें? मशीन तथा छोटे उपकरण। नई और तीसरी औद्योगिक नीति में एक नई धारणा आई, इसमें था अति लघु क्षेत्र, जिसे हम मिनी सेक्टर्स कहते हैं। इसमें कहा गया कि ऐसे क्षेत्र जिनकी जो पॉपुलेशन है, ऐसे जनपद जिनकी जनसंख्या 50,000 से कम है, उन क्षेत्रों में 1 लाख रुपए तक का निवेश है मशीन तथा छोटे छोटे उपकरणों में किए जाए, उसे हम कहते हैं मिनी सेक्टर। वर्तमान समय में मिनी सेक्टर की जो रेंज है वो भी बदल रही है। दूसरा है लघु उद्योग क्षेत्र, इसमें 10 लाख रुपए तक की निवेश वाली औद्योगिक इकाइयां और 15 लाख रुपए तक निवेश की अनुषंगी इकाइयां सम्मिलित हैं। इसमें 10 लाख और एलाइड है, इसमें 15 लाख रुपए तक की सम्मिलित है। तीसरा जिला उद्योग केंद्र, भारत में जिला जनता दल सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए 1977 की औद्योगिक नीति में जिला उद्योग केंद्र के खोलने की स्थापना की। इसका उद्देश्य लघु उद्योगकर्ता को एक ही स्थान पर लघु उद्योगों के विकास के लिए सुविधाओं को उपलब्ध कराना था, जो वर्तमान में भी महत्वपूर्ण है। संयुक्त क्षेत्र की धारणा भी इसी में स्वीकार की गई और उसकी भूमिका को पुनः परिभाषित किया गया। ठीक, तो जिला उद्योग केंद्र खोले गए, ठीक है, जीओपीआईसी शुरू करते हैं जिला उद्योग। तो औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1997 में इसमें ये 4 परिवर्तन थे, जिसमें अगला डालिए औद्योगिक नीति 1980। औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1980। ठीक, अब ये नीति जो आई कांग्रेस सरकार द्वारा दी गई थी, ये नीति जुलाई 1980 में सेकंड फोर्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वो इसके द्वारा कांग्रेस सरकार के द्वारा दी गई और जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमें किस
तो कांग्रेस सरकार द्वारा सार्वजनिक उद्योगों को कुशलतम प्रबंधन पर बल दिया गया। जो पब्लिक इंटरप्राइजेस थे उनका जो हमारे पास पब्लिक इंटरप्राइजेस थे उनका कुशलतम ऑप्टिमम जो मैनेजमेंट है वो हम कैसे करें, इसके लिए इस पर बल दिया गया। इसमें चौथी वाली इस नीति का मुख्य उद्देश्य आधुनिकीकरण, विस्तार एवं पिछड़े क्षेत्रों का विस्तार करना था। जो ये नीति थी इसको हमें क्या करना था, मॉडर्नाइजेशन करना था, एक्सपेंशन करना था, और जो हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र बैकवर्ड क्षेत्र थे उनका भी हमें क्या करना था, विस्तार करना था। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित है। नंबर पहला लिखिए, आर्थिक संघवाद, इकोनॉमिक फेडरलिज्म। इस नीति में आर्थिक संघवाद की धारणा पर बल दिया गया और प्रत्येक जिले में जिसे पिछड़ा चिन्हित किया जाए कुछ केंद्र या न्यूक्लियस प्लांट खोले जाए जिससे अधिक से अधिक संभावित अनुषंगिक तथा लघु कुटीर इकाइयां खोली जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के प्रवर्तन, क्षेत्रीय विषमता को दूर करने, रुग्ण इकाइयों की समस्याओं का समाधान आदि पर बल दिया। तीसरा, अति जो टिनी इंडस्ट्रीज थी उसमें निवेश की सीमा को 2 लाख रुपए कर दिया गया, 10 से 20 हो गई और 15 लाख से 20 लाख रुपए कर दिया गया। जो टिनी इंडस्ट्रीज थी उनकी जो सीमा थी 1 लाख, जिसको बाहर 2 लाख कर दिया गया। जो मध्यम स्केल के थे जिसे 10 से 15 लाख कर दिया गया और 15 लाख का सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया। ये 1980 की कांग्रेस सरकार द्वारा थी। आधुनिकीकरण पर बल दिया गया, विस्तार पर बल दिया गया, पिछड़े क्षेत्रों पर बल दिया, इंडस्ट्रियल सिक्लेस मतलब ऐसी ग्रुप इकाइयां, ऐसी फैक्ट्रियां धीरे 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 खत्म होती जा रही है, बीमार है, नहीं चल पा रही है, अपने खर्चे नहीं उठा पा रही है। तो ऐसी औद्योगिक इकाइयों के पुनर्विकास के लिए, के विस्तार के लिए इस जो चौथी पॉलिसी थी 1980 वाली, उस पॉलिसी पर इस पर बल दिया। अब जो नई आधुनिक पॉलिसी है जिसे हम लोग 1991 की पॉलिसी कहते हैं, उससे पहले हमें एक चीज और जाननी चाहिए जिसे हम कहते हैं औद्योगिक लाइसेंसिंग पॉलिसी। औद्योगिक लाइसेंसिंग पॉलिसी, औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति 1951 तथा 1948 की औद्योगिक नीति को क्रियान्वित करने के लिए औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 8 मई 1952 को पारित हुआ। लाइसेंसिंग नीति की समीक्षा करने के लिए आर के हजारी की अध्यक्षता में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी पर आयोग 1965 में गठित किया गया। कौन थे वो? आर के हजारी। कब बनी? 1965। इससे रिलेटेड है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इसके लिए कमीशन या आयोग का गठन। जुलाई 1967 में सुब्रमण्यम दत्त, जिसे इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी एंड इंक्वायरी कमेटी के नाम से जाना जाता है। अब एक प्रश्न आ जाए, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी एंड इंक्वायरी कमेटी एंड इंक्वायरी कमेटी के नाम से किसको जाना जाता है? इस समिति को सुविमल।
ठीक है। तो सुविमल जो थे, सुविमल दत्त कमेटी थी, उसे इस नाम से जाना जाता है। अब कई सारी चीजें इसमें है, एमआरडीपी है, आगे चलकर पढ़ोगे इसी में एमआरडीपी है, फेरा और फीमा है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। अब हम लोग आते हैं औद्योगिक नीति 1951। ठीक है, 24 जुलाई 1951 को प्राइम मिनिस्टर पी.वी. नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इसमें मुख्यतः अब जो नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई 1951 को पी.वी. नरसिम्हा राव ने इस नई नीति की घोषणा की और इस नई नीति में इन 5 बिंदुओं पर फोकस किया गया। इस नई नीति में नंबर पहला औद्योगिक लाइसेंस, कमोडिटी एक्ट, पब्लिक सेक्टर, फॉरेन सेक्टर एंड फॉरेन टेक्नोलॉजी पर आदि पर फोकस किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ही हम लोग आधुनिक नीति के नाम से भी जानते हैं। अब अगला पॉइंट लिखिए, किसी भी राष्ट्र की औद्योगिक नीति औद्योगिक क्षेत्र के प्रति सरकारी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। किसी भी देश की औद्योगिक नीति किसी भी देश की औद्योगिक नीति औद्योगिक क्षेत्र के प्रति सरकारी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। किसी भी देश की औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अगेंस्ट गवर्नमेंट की जो अप्रोच है उसको बताती है। तो आप इधर एक शब्द में पूछना है कि औद्योगिक नीति क्या है, तो आप बताएंगे किसी भी देश की औद्योगिक नीति औद्योगिक क्षेत्र के प्रति सरकार के दृष्टिकोण को बताती है। भारत में अब तक
6 औद्योगिक नीति की घोषणा की जा चुकी है। इन औद्योगिक नीतियों में 1991 की औद्योगिक नीति को सरकारी दृष्टिकोण में बदलाव के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है। यही कारण है इसे नई औद्योगिक नीति के नाम से भी जाना जाता है। नई औद्योगिक नीति में कुछ विशेषताएं थी। नंबर पहला था औद्योगिक लाइसेंस को समाप्त किया जाए कुछ चुने हुए क्षेत्रों को छोड़कर। जो कुछ विशेषताएं थी, सबसे पहला था औद्योगिक लाइसेंसिंग सिस्टम चला आ रहा था। औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को खत्म किया जाए कुछ चुने हुए सेक्टर्स को, सारे सेक्टर्स को नहीं छोड़ना, कुछ सेक्टर्स को हमें रखना है, सरकार अपने लिए रिजर्व रखती है। कुछ चुने हुए सेक्टर्स। दूसरी विशेषता क्या थी? सरकार के लिए आरक्षित क्षेत्रों को कम किया जाए। सरकार के लिए ये रिजर्व है को कम किया। तीसरी क्या थी? MRDP मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अधिनियम को समाप्त किया गया। क्योंकि ये भारतीय उद्योगों के लिए एक बाधा का काम कर रहा है, एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। भारतीय कंपनियों को विस्तार, अधिग्रहण, विलय आदि के लिए MRDP आयोग से पूर्वानुमति लेनी पड़ती है। वर्तमान में भारत में इस एक्ट के स्थान पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम को संचालित किया जा रहा है। औद्योगिक कंपनियों के लिए प्रतिबंधात्मक वातावरण का निर्माण नहीं करता है। ठीक, तो MRDP को क्या किया जाए? खत्म किया जाए। नंबर 4, विदेशी निवेश और तकनीक का उदारीकरण किया गया। विदेशी निवेश और तकनीकी का उदारीकरण किया। ठीक, अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं इसे कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश FDI, और तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी। ठीक, अब बात समझने की ये है कि किसी औद्योगिक नीति में 1991 की औद्योगिक नीति में LPG का कॉन्सेप्ट है। LPG, L का मतलब लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, P का मतलब प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और G का मतलब ग्लोबलाइजेशन, मंडलीकरण। ये LPG का कॉन्सेप्ट है कि उदारीकरण क्या था। अब उदारीकरण का मतलब होता है सरकार अपनी नीतियों को लिबरल कर दे, सरकार अपनी नीतियों को हल्का कर दे। मान लीजिए 18 वर्ष का आज हमारे देश में लाइसेंस बनने के लिए मिनिमम एज है, तो उस एज के नीचे वाले बच्चे, 18 साल के नीचे के बच्चे अपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकते। ये सरकार की क्या है? ये नीति है सरकार की। ये अब सरकार ये कह रही है कि भाई जो व्यक्ति या जो बच्चा
गाड़ी चला लेता हो, सरकार उन सभी का लाइसेंस बना दे। तो ये सरकार ने क्या कर दिया, उदारीकरण कर दिया, अपनी नीतियों में छूट दे दी। आज जो FDI है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, जो भारत में लगातार बढ़ रहा है, किसका परिणाम है? परिणाम है लिबरलाइजेशन का, उदारीकरण का, क्योंकि सरकार ने अपनी नीतियों को हल्का कर दिया है, जिससे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे यहाँ आसानी से चले आ रहे हैं। तो उदारीकरण। दूसरा है निजीकरण। एक्चुअली हुआ क्या, स्वतंत्रता के बाद जब देश आजाद हुआ तो सरकार नई बनी थी, ठीक, कई सारे हिस्से ऐसे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी कि मान लीजिए कानपुर है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, सूरत है, मैंने सूरत गुजरात में ही आता है, तो ये जो स्टेट्स थे यहाँ पर सारी क्या थी, यहाँ पर सारे मशीनें थी, फैक्ट्रियाँ थी, कपड़ों की थी, कॉटन्स की थी, और उसके बाद जो रॉ मटेरियल आता था उसका आधा हिस्सा चला गया पाकिस्तान। ये बड़ी दुखद बात है। आज़ादी के साथ साथ हमें विभाजन का भी दर्द झेलना पड़ा। तो जब देश विभाजन हुआ तो देश में कई सारी जो रॉ मटेरियल्स की इंडस्ट्रीज थी वो कहाँ चली गई, पाकिस्तान में चली गई। हमारे पास फैक्ट्री बची पर रॉ मटेरियल्स नहीं था, और हमें अगर विकास करना था तो हमें अपने देश में प्राइमरी या रॉ मटेरियल्स चाहिए ही चाहिए होता था। अब सरकार आजाद हुई, जब देश आजाद हुआ तो सरकार ने सोचा हम ये काम करेंगे, हम ये भी काम हम करेंगे, ये भी काम हम करेंगे, और सरकार ने सारे काम अपने नियंत्रण में रख लिए। जिसका नुकसान ये हुआ कि जब व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल गई या व्यक्ति जब गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो गया तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि सरकार की जो आय है वो कम हो गई और खर्चे ज़्यादा होते गए। सरकार की आय कम और खर्चे का परिणाम ये रहा कि अधिकतर जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो बीमार हो गई, इंडस्ट्रियल सिकनेस हो गई उनके अंदर, अवरुद्ध हो गए। तब सरकार ने सहायता दिया है निजीकरण का, प्राइवेटाइजेशन का। निजी, क्योंकि सरकार का केवल एक ही कार्य है टैक्स आय प्राप्त करना, वो टैक्स के माध्यम से प्राप्त कर लेती है। तो निजीकरण, अब जो इकाइयां सरकार की इंडस्ट्रियल में जिनमें सरकार को लग रहा है कि हम उसको नहीं ऑपरेट कर देंगे, सरकार उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर देगी, और जिससे सरकार को आय भी नहीं देनी पड़ेगी। जब सरकार सेव करेगी सरकार को आय का रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। अगर वो फैक्ट्री आगे बढ़ेगी तो वहां से लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तीसरा है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण को इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जिसका अर्थ ये होता है कि कोई भी देश, भारत चाहे किसी भी देश के साथ ट्रेड कर सकते हैं, मतलब कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं किसी भी देश के साथ, जिसको चाहे जहां चाहे ट्रेड कर ले, तो इसे कहते हैं फ्री ट्रेड इकोनॉमी, मुक्त व्यापार। तो ये एलपीजी का जो कॉन्सेप्ट है ये 1991 की जो नई औद्योगिक नीति है वहीं से निकला, जिसमें हम भूमंडलीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की बात करते हैं। अगला पॉइंट, नई परियोजनाओं के लिए पीएमपी फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम को हटाया गया। PMP phase manufacturing programs, PMP in short, PMP को हटाया। इसका मतलब क्या है, 1991 से पहले आयातित कच्चे माल का प्रयोग करने वाले घरेलू इकाइयों को सरकार के साथ इस बात का अनुबंध करना पड़ता था कि वो किस प्रकार एक निश्चित समय में धीरे धीरे आयातित कच्चे माल के स्थान पर घरेलू कच्चे माल का उपयोग
पूर्ण रूप से करने लगेंगे। इस व्यवस्था को पीएमटी के नाम से संबोधित किया गया। ठीक, मतलब जो इन्होंने विदेशों से माल बनाया उसको धीरे धीरे, क्योंकि आयात करने में सरकार को काफी नुकसान होता है, इसलिए उन्होंने कहा जो अभी हम मंगा लिया है बाद में धीरे धीरे इसका प्रयोग करने लगेंगे। घरेलू उत्पादन का घरेलू जॉब करेंगे, इसी को कहा जाता है फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। नई औद्योगिक नीति द्वारा नई औद्योगिक इकाइयों के लिए समाप्त कर दिया गया है। अगला, औद्योगिक स्थानांतरण की नीति को डील किया गया। ये कहा गया 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में उद्योगों की स्थापना करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि ये भी कहा गया कि संबंधित शहर के 25 किलोमीटर के दायरे में प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित नहीं किए जा सकेंगे। अगला पॉइंट, सरकारी उद्योगों के विनिवेश को अनुमति। नई औद्योगिक नीति में सरकारी उद्योगों के विनिवेश की अनुमति की बात कही गई है। भारत में विनिवेश को 1991 में शुरू किया गया और विनिवेश की सीमा 20% रखी गई। अब है भारत में विनिवेश कब शुरू हुआ और उसकी सीमा क्या शुरू हुआ 1990। अब इसका मतलब क्या है? विनिवेश को कहते हैं लोग डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब हिस्सेदारी। जब सरकार अपनी हिस्सेदारी को धीरे धीरे कम करने लगे तो यह क्रिया विनिवेश कहलाती है। और ये कब भारत में शुरू हुआ? 1991 में शुरू हुआ और इसमें अधिकतम सीमा कितनी रखी गई? 20% रखी गई। भारत जो गवर्नमेंट है, जो उनकी इंटरप्राइजेज है, उसमें 20% तक जो उसके शेयर है, जो उसकी लिमिट है, वो उसको हटा सकती है, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को बेच सकती है। सरकार अपने निवेश को धीरे धीरे कम करने लगे, अपनी कंपनी सरकार को उसको धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को अधिकतर बेचने लगे, तो विनिवेश कहलाता है। बिना निजीकरण के विनिवेश को आगे बढ़ाया। इस संबंध में सरकार ने स्टैटिक स्टेट की अवधारणा का प्रयोग किया। अगला पॉइंट, नई औद्योगिक नीति का औद्योगिक विकास पर क्या प्रभाव है? नई औद्योगिक नीति का देश के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव? तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, शॉर्ट में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के औद्योगिक विकास के प्रभावों को दो समयावधियों में हम समझाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1 उसको दर्शाया गया 1990 का दशक, और नंबर दूसरा 2000 का दशक। जो इम्पैक्ट पड़ा 1990 के दशक में क्या पड़ा और 2000 के दशक में क्या पड़ा? नंबर 1990 के दशक में औद्योगिक विकास दर महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी हुई दिखाई नहीं देती। इसका असर 1980 के दशक के आसपास ही बना रहता है, जबकि 2000 के दशक में औद्योगिक विकास दर, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, जो आईजीआर क्या है? इंडस्ट्रियल औद्योगिक विकास दर, जो औद्योगिक विकास दर है
जो औद्योगिक विकास दर है आईटी का, ठीक है, वो 1990 वाले दशक में हमें बड़ी सी नहीं मिली, वो 1990 वाले दशक में कौन सी नहीं, 1980 वाले दशक की रही, लेकिन जो 2000 के दशक में है तो आईटीआर की ग्रोथ रेट है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगी। 1990 के दशक में औद्योगिक विकास में अच्छे निष्पादन नहीं आने का मुख्य कारण निम्नलिखित है। विदेशी आयातित माल के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू उद्योग, विशेष रूप से पूंजीगत वस्तुओं से जुड़े उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। यह प्रभाव इतना अधिक रहा कि अशोक देसाई द्वारा इसे मेजर ऑफ मशीन बिल्डिंग्स की अभिव्यक्ति से संबोधित किया गया। निवेश में धीमापन देखा गया। आईएमएफ से भारत द्वारा विभिन्न शर्तों के अधीन दिए गए ऋणों के प्रभाव के रूप में निवेश की जो रफ्तार थी वो बहुत अधिक धीमी थी। मुद्रास्फीति का अनिश्चित मात्रा वातावरण था जो नकारात्मक प्रत्याशाएं उत्पन्न करता था। चीन में स्लो डाउन की समस्या तथा यूरोजोन का आर्थिक संकट था। भारत में विभिन्न प्रकार की नीतियों को लागू करने में विलंब था। निर्यातों में धीमापन देखा गया, इसके पीछे निम्न कारण थे। खाड़ी देशों का संकट, यूएसएसआर का पतन, 1990 के दशक में 1990 के दशक में आईजीआर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट के धीमा होने के कारण नंबर पहला खाड़ी देशों का संकट, खाड़ी देशों का संकट। नंबर दूसरा यूएसएसआर का विघटन। 15 देश बदल गए और 15 देश 5 देश ऐसे थे जो यूरेनियम वाले देश थे, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, ये जो 5 देश थे कैसे थे, वो था दक्षिण पूर्वी एशियाई आर्थिक संकट, दक्षिण पूर्वी एशियाई संकट और अनेक वित्त संबंधी समस्याएं भी देखी गई। हर्षद मेहता का घोटाला जो शेयर बाजार से जुड़ा हुआ था। दूसरा, दक्षिण पूर्वी एशियाई संकट के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ब्याज की दरों को ऊंचा किया गया और तरलता के संकुचन की नीति का अनुकरण किया गया। यह संकट थाईलैंड में शुरू हुआ जो एफपीआई से जुड़ा हुआ था। एफपीआई मतलब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। उपभोक्ता मांग में गिरावट देखी गई। भारत का कृषि क्षेत्र में कम वृद्धि के कारण ग्रामीण क्षेत्र की क्रय शक्ति कम हो गई। जब एग्रीकल्चर सेक्टर का उत्पादन कम हुआ तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। उपयुक्त के अलावा आय की बढ़ती हुई क्षमताएं शहरी क्षेत्रों में शेयर बाजार के घोटाले के कारण वित्तीय आय में कमी के कारण उपभोक्ता की मांग पर विपरीत प्रभाव पड़ा। जो कंज्यूमर की डिमांड है, इन सारी चीजों में जो कंज्यूमर डिमांड है वो इंक्रीज नहीं होता। जो कंज्यूमर की डिमांड है वो इंक्रीज नहीं हो पाई और कंज्यूमर की डिमांड के इंक्रीज ना हो पाने के कारण कंज्यूमर की जो पावर है, जो परचेजिंग पावर है वो नहीं बढ़ पाई। और जो परचेजिंग पावर उसकी नहीं बढ़ पाई तो जो 1990 का दशक था उसमें जो आईटीआर हमने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है, इंडस्ट्री ग्रोथ वो उतना नहीं हो पाया। हर्षद मेहता का घोटाला हुआ था, तो सभी सुना होगा। हर्षद मेहता का घोटाला आप लोगों को पता ही है। हर्षद मेहता का एक बहुत बड़ा घोटाला उसने किया था, वो था उसमें, ठीक है, और दक्षिण पूर्वी एशियाई संकट था, ठीक। ये था 1990 के दशक में औद्योगिक जो ग्रोथ रेट थी उसके कम होने के कारण।
क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज आती हैं, धीरे धीरे वो भी पढ़ेंगे, भी चीजें हैं उसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड क्या है, कोयले की क्या पोजीशन, इस्पात की क्या पोजीशन, लोहा की क्या पोजीशन, यातायात की क्या पोजीशन, टेलीकॉम सेक्टर की क्या पोजीशन, तो बहुत सारे अभी वो चीजें हैं जिनको हमको आगे करना है। अब अगला पॉइंट आते हैं 2000 जो वर्ष 2000 का दशक था उसमें औद्योगिक विकास दर के अच्छे होने के क्या कारण हैं? नंबर पहला है 2000 में टोटल फैक्ट्री प्रोडक्टिविटी टीएफपी में वृद्धि हुई थी। टीएफपी 1990 1990 में जो टीएफपी थी जो वो 0.25 थी औसत बात से, और 2010 में 2.4 बनती। ये उत्पादन को प्रभावित किया गया इसमें, और क्योंकि उत्पादन में टीएफपी की बहुत अच्छी भूमिका होती है। प्रशुल्क उदारीकरण के कारण प्रशुल्क उदारीकरण के संदर्भ में विशेष प्रगति 2000 के दशक में देखने को मिली। आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध 2001 में हटाए गए। लघु उद्योगों के लिए आरक्षित क्षेत्रों के एक बड़े भाग को आरक्षण के अंतर्गत बड़े उद्योगों के लिए खोला गया। राष्ट्रीय आय की अच्छी वृद्धि दर, जिसके कारण औद्योगिक वस्तुओं की मांग की गई। निर्यातों और आयातों की अच्छी वृद्धि दर 2000 में निर्यात औसत रूप से 11% दर से बढ़े, जबकि आयात 27% की दर से बढ़े। 2000 में निर्यात जो बढ़े तो 11%, जबकि जो हमारे इंपोर्ट से जो हमारे 27% की रेट से बढ़े। इसके कारण जो हमारा 2000 का जो दशक था उस दशक में और 90 के जो दशक थे, इन दोनों दशकों में जो नई औद्योगिक क्रांति की जो संरचना थी उसमें हमें ये परिवर्तन देखने को मिला। ठीक, तो अब 1990 के दशक 2000 के दशक किन किन कारणों से हम हो पाए, आज हमने ये देख लिया। नई औद्योगिक नीति, फिर जो हमारी मेन औद्योगिक नीति थी 48 वाली, 56 वाली, 77 वाली, 80 वाली और 91 वाली। आगे हम चलकर कल भी इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि जो भी इसमें प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमसे पूछ सकें। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर दैट।